हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th जो इकोनॉमिक्स है और इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर विकास, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। अध्याय 1 विकास। और ये आपके सामने आता है पहला पॉइंट, अर्थव्यवस्था। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं ब्लू कलर में है। अर्थव्यवस्था क्या है? तो अर्थव्यवस्था एक ढांचा है जिसके अंतर्गत लोगों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था एक ढांचा है जिसके अंतर्गत लोगों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसी टॉपिक के अंतर्गत एक दूसरा सब टॉपिक आता है, विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न एवं परस्पर विरोधी कैसे। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं, चर्चा करते हैं। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति जो है, प्रत्येक व्यक्ति या समूह के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सबका अपना अपना विकास का लक्ष्य है। किसी को कुछ कुछ और विकास करना है, किसी को और क्षेत्र में विकास करना है करा। और कई बार इसकी इनकी प्रकृति परस्पर विपरीत भी हो सकती है। इसके लिए विकास का लक्ष्य दूसरे के लिए विनाश का कारण भी बन सकता है। जाहिर सी बात है कि कुछ लोगों का विकास होता है तो कुछ लोगों का नुकसान भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहेंगे आपको। जैसे मान लीजिए नदी पर बांध बनना, ठीक है, तो वहां के किसानों के लिए जो है विस्थापन का कारण बन सकता है। मान लीजिए नदी पे बांध बनाया गया, ठीक है, हो सकता है उससे जो है बिजली का उत्पादन, डैम लगा के बिजली का उत्पादन किया जा रहा हो, तो ये तो किसी न किसी का विकास हो रहा है। मान लीजिए वो इलेक्ट्रिसिटी जो है फैक्ट्रियों के लिए जाएगी, उससे जो है फैक्ट्री में वर्कर्स काम करेंगे, उस कंपनी को जो है या उस फैक्ट्री से जो ग्रो होगा उससे एक किसी न किसी का तो डेवलप विकास होना ही होना है। लेकिन आप यहाँ के देखिए कि वहाँ के जो किसान होंगे उनके विस्थापन का कारण बन सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति या समूह के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं और कई बार इनकी प्रकृति परस्पर विपरीत हो सकती है। एक के लिए विकास का लक्ष्य दूसरे के लिए विनाश का कारण भी बन सकता है। अब बात करते हैं आय के अतिरिक्त अन्य कारक जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए, ये भी एक टॉपिक है। अब इस टॉपिक को मैं कैसे एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि आय के अतिरिक्त बेहतर जीवन के लिए परिवार, रोजगार, मित्रता, सुरक्षा व समानता की भावना, शांतिपूर्ण माहौल आदि भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुद्रा से केवल भौतिक वस्तुएं ही खरीदी जा सकती हैं। जैसा कि आप लोग बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस में या कुछ अन्य वीडियोस में आप सुनने को पाते होंगे कि भाई देखिए, मुद्रा मतलब होता है धन, पैसा। पैसा से तो आप भौतिक चीजें ही खरीद सकते हैं, मन की शांति नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये सब जो है हमारे जीवन में जो है अनेक प्रकार की भूमिकाएं जो है निभाते हैं, आय के अतिरिक्त अन्य कारक, ठीक है, जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है आर्थिक विकास। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, ठीक है, फिर भी हम लोग यहाँ एक सब टॉपिक को पढ़ते हैं, आर्थिक विकास क्या है। तो आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय दीर्घ अवधि में बढ़ती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक सब टॉपिक दूसरा आता है कि आर्थिक विकास के लिए साक्षरता की अनिवार्यता। ठीक है, ये हेडिंग वाइज जो है मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, साक्षरता की अनिवार्यता तो है भाई। देखिए, अगर साक्षर नहीं है तो फिर समस्याएं तो आपके सामने खड़ी होनी है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। आप अपने जो पास पड़ोस में लोग होंगे, आप उनसे पूछिएगा जो अनएजुकेटेड हैं, कितनी कॉम्प्लिकेशंस और कितनी प्रॉब्लम्स जो है उनको झेलनी पड़ती हैं। फिर भी यहाँ पे हम आर्थिक विकास के लिए साक्षरता की अनिवार्यता की बात कर रहे हैं। ठीक है, आर्थिक बिना शिक्षा का जो है आर्थिक विकास नहीं हो सकता है, एक महत्वपूर्ण अंग है आर्थिक विकास का। देखिए, इससे ज्ञान व दक्षता प्राप्त होती है। किससे? साक्षरता से, शिक्षा से। ठीक है, ज्ञान व दक्षता प्राप्त होती है। ज्ञान व दक्षता प्राप्त होती है किससे? साक्षरता से। रोजगार का स्तर भी इसी से बढ़ता है। नई तकनीकों का प्रयोग व स्तर भी साक्षरता से ही बढ़ेगा। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई बात आती है तो लोगों में स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि के प्रति जागरूकता बढ़ती है। किससे? शिक्षा या साक्षरता से।
ठीक है। यदि व्यक्ति शिक्षित है, साक्षर है, तो उसे अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने पर्यावरण के प्रति जो है जागरूकता ऑटोमेटिक बढ़नी शुरू हो जाती है, अवेयरनेस आनी शुरू हो जाती है। और अगर साक्षर व्यक्ति है तो नए नए उद्योगों को स्थापित करने की क्षमता भी बढ़ती है। ठीक है। अब एक देश की आय क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। ये भी एक टॉपिक है हमारा, एक देश की आय। देखिए, किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है। ठीक है। इससे हमें देश की कुल आय ज्ञात होती है। किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय होती है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है। देशों के मध्य विकास को नापने वाले कारक, देखिए देशों के मध्य यानी एक से अधिक देशों, कई देशों के बीच में जो है, कई देशों के बीच में विकास को नापने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, देशों के मध्य विकास को नापने के लिए औसत आय के साथ सार्वजनिक सुविधाओं की उपलब्धता, स्वास्थ्य सेवाएं, जन्म व मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, प्रदूषण मुक्त वातावरण आदि मानकों का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ये सारे जितने मैंने अभी बताया, ये सारे जो है, ठीक है, दो देशों के मध्य या बीच विकास को नापने वाले कारक हैं। ठीक है। देश की औसत आय की गणना कैसे होती है, ये एक नेक्स्ट टॉपिक है कि देश की औसत आय की गणना कैसे करेंगे। तो देखिए, प्रत्येक देश के लिए औसत आय की गणना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा डॉलर में की जाती है। ठीक है। आप याद रखेंगे कि प्रत्येक देश के लिए औसत आय की गणना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा वही, ठीक है, डॉलर में की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि एक विकासशील और विकसित देश की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। देखिए, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में, कि विकासशील देश क्या होते हैं और विकसित देश क्या होते हैं। देखिए, विकासशील देश वो देश होते हैं जो अभी विकास कर रहे हैं, धीरे धीरे जो है विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं, वो जो है विकासशील देश कहलाते हैं। और विकसित देश क्या होते हैं, वे देश जो ऑलरेडी विकसित हो चुके हैं, सारी सुविधाएं जो है उपलब्ध हो चुकी हैं, वो जो है विकसित देश कहलाते हैं, जहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा अधिक है, जीवन प्रत्याशा अधिक है। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करेंगे विकसित देश के बारे में, बात कर लेते हैं कि विकसित देश की मुख्य विशेषता क्या है। देखिए, नई तकनीक व विकसित उद्योग वहाँ पे देखने को मिलेगा। उच्च स्तरीय रहन सहन भी वहाँ पे देखने को मिलेगा। उच्च प्रति व्यक्ति आय भी आपको देखने को मिलेगा। वहाँ की साक्षरता दर जो है उच्च मिलेगी आपको, और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति बेहतर होती है। जैसे कि जन्म दर के बारे में बात कर लें, या मृत्यु दर पर नियंत्रण की बात कर लें, ये भी जो क्या है बेहतर मिलेगा आपको। विकासशील देशों में क्या है, तो विकासशील देशों में देखिए, औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए लोग होते हैं। निम्न प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, निम्न होती है, यानी कम होती है। साक्षरता दर, ये भी साक्षरता दर नियम है, तो यहाँ पे साक्षरता दर भी जो क्या है निम्न होता है। ठीक है। और रहन सहन कैसा होता है, सामान्य रहन सहन पाया जाता है। देखिए, स्वास्थ्य की बात कर लें तो बेहतर स्वास्थ्य का अभाव होता है, और मृत्यु दर यहाँ पे क्या होता है अधिक होता है। किसमें, विकासशील देश में, जो देश अभी विकास कर रहे हैं उसमें। ठीक है। आर्थिक नियोजन की बात कर लेते हैं। आर्थिक नियोजन क्या होता है, देखिए, देश के साधनों का लाभ उठाकर देश के विकास को योजनाबद्ध रूप से बढ़ाना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। अगला टॉपिक आता है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या होती है, देखिए, देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त आय के जोड़ को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेकर के जो है राष्ट्रीय आय निर्धारित हो जाएगी। देश के अंदर जितने भी वस्तुओं और सेवाओं का जो है मूल्य जो तय किया जाता है, और विदेशों से जो प्राप्त आय है, यानी विदेशों से जो लोग पैसा कमा के ला रहे हैं, उसको भी ऐड किया जाता है, तब वो राष्ट्रीय आय जो है में जोड़ा जाता है, राष्ट्रीय आय बनता है। अब बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय। देखिए, प्रति व्यक्ति आय, जब देश की कुल आय को उस देश की जनसंख्या से भाग दिया जाता है, तो जो राशि मिलती है उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूं, ठीक है।
कि जब देश की कुल आय को उस देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो जो राशि मिलती है उसे ही हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है भारत के बारे में थोड़ा सा है, उसको हम लोग बात कर लेंगे। देखिए, भारत मध्य आय वर्ग के देशों में आता है क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय 2019 में केवल जो यूएस डॉलर है 67 रुपए प्रति वर्ष थी। ठीक है, 6700 रुपए है, 6700। ठीक है, फिर शिशु मृत्यु दर की बात कर लेते हैं। देखिए, अब शिशु मृत्यु दर क्या होता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि शिशु मृत्यु दर क्या है। तो आप जानते हैं स्वास्थ्य के कारण और स्वास्थ्य के अभाव के कारण, स्वास्थ्य में जागरूकता के अभाव के कारण और शिक्षा में अशिक्षा के कारण, सीधे कह लीजिए, शिशु मृत्यु दर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, शिशु मृत्यु दर, जो बच्चे जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, उन्हीं को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। देखिए, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात जो है शिशु मृत्यु दर दिखाती है। ठीक है, साक्षरता दर की बात कर लेते हैं। एक और टॉपिक आ गया कि साक्षरता दर क्या होता है। देखिए, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात जो है साक्षरता दर कहलाता है। निबल उपस्थिति अनुपात है। देखिए, निबल उपस्थिति अनुपात क्या होता है। देखिए, 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत जो है निबल उपस्थिति अनुपात कहलाता है। निबल उपस्थिति अनुपात। एक और है बीएमआई। देखिए, ये सारे इसी चैप्टर के हैं, पहले चैप्टर के ही। बीएमआई क्या होता है। देखिए, शरीर का द्रव्यमान सूचकांक पोषण वैज्ञानिक किसी वयस्क के अल्प पोषित होने की जांच कर सकते हैं। यदि यह 18.5 से कम है तो व्यक्ति कुपोषित है और 25 से ऊपर है तो वह मोटापे से ग्रस्त है। ठीक है, शरीर का द्रव्यमान सूचकांक पोषण वैज्ञानिक। ठीक है, यदि किसी, मान लीजिए कोई वयस्क व्यक्ति है, अल्प पोषित होने की जांच उसकी जो हम कर सकते हैं इससे। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है मानव विकास सूचकांक। ये क्या होता है मानव विकास सूचकांक। देखिए, आय व अन्य कारकों की समाकेतिक सूची के आधार पर किसी देश को उसकी गुणवत्ता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत यह विभिन्न देशों में विकास के स्तर का मूल्यांकन करने का मापदंड है। इसमें देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, ठीक है, लोगों के शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर होती है। फिर मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। तो देखिए, जिस समय ये डेटा ढूंढा गया था उस समय जो है मानव विकास सूचकांक की गणना में भारत का 136वां स्थान था। ठीक है, फिर अगला टॉपिक आता है विकास की धारणीयता। ठीक है, देखिए, विकास की धारणीयता से अभिप्राय है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना और वर्तमान पीढ़ियों को जरूरतों के साथ उनकी भावी पीढ़ियों की जरूरतों को ध्यान में रखना। ऐसा नहीं कि हम विकास के चक्कर में जो है पूरा जो है पर्यावरण को ही एकदम खराब कर दे। जैसा कि आप लोग हमेशा पर्यावरणीय रिपोर्ट को देखते होंगे, ठीक है, पर्यावरणीय रिपोर्ट को, तो उसमें पता चलता है कि पर्यावरण इतना ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है विकास के चक्कर में। ठीक है, कंस्ट्रक्शन की वजह से, पेड़ों की कटाई की वजह से। ठीक है, और बहुत सारे रीजन्स हैं, ये तो मेन रीजन्स हो गए। ठीक है, तो जो विकास की धारणीयता उसमें यही है कि विकास की धारणीयता से अभिप्राय है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना तथा वर्तमान पीढ़ियों की जरूरतों के साथ साथ भावी पीढ़ियों की जरूरतों को भी ध्यान रखना। जो भावी पीढ़ियां, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, ठीक है, उनके जरूरतों को भी ध्यान में रखना। ऐसा नहीं कि अपने चक्कर में उनको जो है ध्यान में न रखें। अब विकास की धारणीयता की विशेषताएं, ये नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है। देखिए, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, नवीकरणीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग। नवीकरणीय संसाधन में क्या क्या आ जाएंगे। अगर ऊर्जा के क्षेत्र में बात करेंगे तो जैसे सोलर एनर्जी हो गया, ठीक है, ये वायु या पवन
पवन से वायु या पवन से जो है, जो विंड मिल्स होते हैं उनसे प्राप्त होने वाले इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को हम यूज कर सकते हैं। फिर वैकल्पिक संसाधनों को ढूंढने में मदद, ये विकास की धारिता की विशेषताएं हैं। ठीक है, संसाधनों के पुनः उपयोग व चक्रीय प्रक्रिया को बढ़ाना, जैसे रीयूज, इसे रीयूज करना कहते हैं। ठीक है, अब फिर उसी चीज़ की बात हम लोग करेंगे जो अभी मैंने बताया कि यहाँ पे टॉपिक आ जाता है नवीकरणीय साधन क्या है। देखिए, भूमिगत जल नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। फसल और पौधों की तरह इन साधनों का पुनः पूर्ति प्रकृति करती है, लेकिन यहाँ भी हम इन साधनों का अति उपयोग कर सकते हैं। अति मतलब थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, आने वाले पीढ़ियों के लिए भी बचाना है। उदाहरण के लिए, भूमिगत जल का यदि बरसात द्वारा हो रही पुनः पूर्ति से अधिक प्रयोग करते हैं तो हम इस साधन का जो है अति उपयोग कर रहे होंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये चैप्टर जो है आपको बहुत अच्छा लगा होगा और ये भी अच्छा लग रहा होगा और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है गैर नवीकरणीय साधन। देखिए, गैर नवीकरणीय साधन वो है जो कुछ ही वर्षों के प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं और इन संसाधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार है और इनकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से यह चैप्टर जो है यहीं समाप्त हो गया था। ये लास्ट टॉपिक था, यहाँ पे होता है द एंड। और उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा ये पसंद आया होगा। ठीक है, पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।